रामायण और महाभारत में ऐसी ऐसी तकनीकी की चर्चा की गई है जिसे शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हजारों साल पहले ये संभव था। जैसे हनुमान जी का पर्वत को उठाकर लाना, रावण का पुष्पक विमान, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और संजय द्वारा युद्ध का सैकड़ों किलोमीटर दूर आंखों देखा हाल सुनाना। हथियारों की जाने तो आज के अस्त्रों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र रामायण और महाभारत में प्रयोग किए गए हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु बम से भी कम क्षमता वाला नहीं था, मंत्रों से चलने वाले हथियारों का होना, अभिमन्यु का गर्भ में ही चक्रव्यूह के विषय में जानना, शिखंडी जैसे का लिंग परिवर्तन होना, भगवान राम द्वारा 3000 किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र में पुल बनाकर पार करना इत्यादि। क्या आपको लगता है कि हजारों वर्ष पहले ऐसा होना संभव था? तो आइए जानते हैं विज्ञान के अनुसार रामायण और महाभारत की वो सच्चाई जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अवश्य कर लें। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे इतिहास और टेक्नोलॉजी के बारे में विदेशी वैज्ञानिक और साहित्यकारों ने ज्यादा लिखी है। मिस्र के पिरामिड के बारे में सभी जानते हैं। वहां एक मूर्ति लगाया गया है जिसका मुंह एक लड़की का है और बाकी शरीर शेर का है। इतिहासकारों के अनुसार इसे 4000 वर्ष पुराना बताया गया है। ऐसी ही मूर्ति एक तुर्की में भी मिली थी जिसे हजारों साल पुराना बताया जाता है। ऐसे ऐसे स्टैच्यू और भी कई देशों में हैं जिसका वैज्ञानिक और साहित्यकारों को उसकी व्याख्या करते समय कोई मूर्खता नहीं दिखाई पड़ती। पर जब बात भगवान गणेश की आती है तो उन्हें सब मजाक लगता है। अब जानते हैं रामायण और महाभारत, इन दोनों का सच होना सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता है कि क्या आज से 4-5 हजार साल पहले हमारे में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि हम पुष्पक विमान जैसी चीजें बना सकते थे। पर इतिहासकारों का मानना है कि इतने समय पहले हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और उस समय विमान के बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी होगी। आज तक हम उन इतिहासकारों के बताए हुए बातों को जानकर दुविधा में पड़ जाते हैं। आज का विज्ञान बहुत ही आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम हवाई जहाज जैसी चीजें आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि आप ऐसा लोहा बनाएं जो हजारों साल तक बना रहे और उसमें जरा भी जंग न लगे, तो यह आज भी कठिन है। चीन में बने हुए इस लोहे को पुल को जरा गौर से देखिए, यह सिर्फ 80 साल में ही खत्म हो गया। पर दिल्ली के इस लोहे के स्तंभ को देखिए जिसे 1600 साल पुराना बताया गया है और आज के इतिहासकारों ने जो 1600 साल संस्कृति भाषा थी वो इस पिलर पर लिखी भाषा से जरा सी भी मेल नहीं खाती। अब वेदों में लिखी हुई संस्कृति भाषा को देखिए जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस पिलर पर लिखी भाषा वेदों से भी पुरानी है। यानी यह पिलर निश्चित ही 4 या 5 हजार साल पुराना हो सकता है। इस स्तंभ की विशेषता यह है कि इसमें जंग नहीं लगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर आज भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि यह किस प्रकार बनाया गया होगा। और इस पिलर के ऊपर की बनावट को देखिए, इसे बहुत ही कुशल कारीगरों ने बनाया होगा जो टेक्नोलॉजी में हमसे भी ज्यादा एडवांस होंगे। अब हम महाभारत के मेडिकल साइंस यानी आयुर्विज्ञान के बारे में जानते हैं। हमें भारतीयों पर कम और विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं जिसमें बताया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी की खोज 2500 साल पहले भारत में ही हुई थी। जिन लोगों की नाक कट जाती थी या किसी घटना या अपराध के कारण काट दी जाती थी, उन लोगों की नाक प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर दी जाती थी। आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में ही हुई थी। सुश्रुता संहिता में 1100 से ज्यादा बीमारियों के बारे में बताया गया है और सभी बीमारियों का उपचार बताया गया है। अब एक नज़र डालते हैं सुश्रुता संहिता के इस औजारों पर, जो आज के मेडिकल औजारों के जैसे ही हैं। हजारों साल पहले ऐसा मेडिकल उपकरण बहुत ही हैरान करने वाला है। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली इस किताब में लिखी जानकारी है। इस किताब के पहला चैप्टर भाग 5 को देखिए जिसमें सर्जरी के बारे में बताया गया है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: सर्जरी के प्रकार का पता लगाना, इसके बाद उपकरण और बाकी के सामान तैयार करना, रोग निरोधक दवाइयाँ, सर्जरी के लिए कौन सा कट लगाना है, सर्जरी के पहले क्या क्या कट लगाना है, सर्जरी से पहले क्या क्या कदम उठाना है,
घाव को कपड़े से लपेटना, सर्जरी के बाद मरीज को क्या क्या सावधानियां बतानी है, सर्जरी के बाद दर्द को कम करना। इस किताब में सर्जरी के बारे में ऐसा बताया गया है जैसे आज के कुशल डॉक्टर करते हैं। यदि आप सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आप विश्वास कर पाओगे कि इतना ज्ञान तो आज के बड़े बड़े डॉक्टर को भी नहीं होगा। आज के डॉक्टर तो 1100 बीमारियों के नाम तक नहीं याद कर सकते। इस किताब में बताया गया है कि सर्जरी के छात्रों को मरीज से मिलती जुलती लक्षणों पर ध्यान देकर अभ्यास करना चाहिए। जैसे मरे हुए इंसान के अंगों को चीरकर अध्ययन करना चाहिए। यह किताब वास्तव में हैरान करने वाली है। इस किताब को दुनिया भर की भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और पूरी दुनिया इसके महत्व को समझती है। रामायण में कहा गया है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। यह तभी संभव हो सकता है जब श्रीलंका में एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि श्रीलंका में सिगरिया नामक जगह है जो लगभग 200 मीटर ऊंची है। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इस नक्शे में जहां नीला रंग दिखाई दे रहा है वह पानी है। यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक बहुत बड़ा गार्डन है। सबसे ऊपरी हिस्से पर रहने के लिए एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है जो अब खत्म हो चुकी है। बस उसके अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ अब भी 30 लाख ईंटें, पत्थर और मार्बल हैं। जो मार्बल यहाँ है वह मार्बल आस-पास कहीं भी नहीं पाए जाते। इस तालाब को बनाने के लिए 3500 टन चट्टान को काटा गया था। इस चट्टान पर कुछ इस प्रकार के निशान मिले हैं जो आज के किसी औजार से नहीं बनाए जा सकते। चट्टान पर इस प्रकार के काटने के निशान बहुत एडवांस टूल से बनाए जा सकते हैं और इस प्रकार का सुराख केवल ड्रिल मशीन से ही हो सकता है। अभी तो यह कुछ नहीं, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम देखकर होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है जिसे पार करके ही आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद ऐसे पुल पार करने होंगे जिन्हें बीच में से हटाया जा सकता है। उसके बाद ऊपर जाने के लिए इन दो विशाल पत्थरों के बीच से गुजरना होगा जिसमें से 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। ऐसे में उन्हें आराम से मारा जा सकता है। उसके बाद 1000 टन के पत्थरों को इस प्रकार रखा गया था कि उन्हें आसान से नीचे गिराया जा सकता था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 1000 टन पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों पर बैलेंस बनाकर रखा गया था जो हम आज भी मशीनों के द्वारा बहुत ही मुश्किल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पत्थर चारों तरफ रखे गए थे। गार्डन वाले हिस्से को एक झील से जोड़ा गया था। अगर झील के पानी को एक साथ छोड़ा जाता तो बहुत तेज बाढ़ आ जाती और पानी से बचना मुश्किल हो जाता। यहाँ रहने वाले लोगों के पास कितने एडवांस हथियार होंगे यह सोचा नहीं जा सकता था। इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम तो अमेरिका में भी नहीं है। अब जरा सोचिए कि यहाँ बाद में जो सीढ़ियाँ बनाई गई थीं उनसे चढ़ने में 2 घंटे लगते थे। क्या ऐसा लगता है कि इस विशाल महल को बनाने वाले इतने मूर्ख होंगे कि ऊपर नीचे आने जाने में 4-5 घंटे लगते? श्रीलंका में मिली सिगिरिया को रावण का महल बताया जा रहा है और यहाँ मिली वाटिका रामायण में बताई गई विशाल वाटिका के समान ही है। तो क्या रावण के पास वास्तव में विमान था? वैसे हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में एक विमान शास्त्र भी है जिसमें कई प्रकार के विमान बनाने के बारे में बताया गया है। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने इसे जांच करने के लिए वैसा ही विमान बनाया जैसा कि शास्त्र में बताया गया है। वैसा ही मॉडल बनाया और देखा कि क्या वह वास्तव में उड़ सकता है। परिणाम चौंकाने वाले आए। वह विमान उड़ सकते थे। इस बात पर और भी ज्यादा विश्वास इसलिए किया जा सकता है कि कोलंबिया में 1000 साल पुराने विमान के 17 मॉडल पाए गए थे। प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए कर्नाटक की इस होयसलेस मंदिर को देखिए। यहाँ पर बनाए गए मंदिर के स्तंभ की बनावट पर बने हुए निशान को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि यह एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना बनाना असंभव है। 12 फीट ऊंचे इन पिलरों को इस प्रकार बनाना आज भी असंभव है। इस मंदिर के अंदर मूर्ति पर चक्र को देखकर आज की मशीनों की याद आती है। इसके ऊपर बनाया गया यह लो सिस्टम आज भी आज की मशीनों की लो की तरह ही है। इस मंदिर के अंदर इतनी बारीकी नक्काशी की गई है जो पत्थर में आज के मशीनों से भी कर पाना मुश्किल है। ये 1 इंच के मुखौटे को अंदर से पूरी तरह से खाली बनाया गया है जो बहुत ही मुश्किल है।
ये पूरी मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है, वह भी बिना कोई गलती के। यह भी बिना ड्रिल और पॉलिश करने वाले औजारों के बिना संभव नहीं है। और इस प्रकार के टूल को दिखाया भी गया है। रामापा मंदिर में पत्थर को पिघलाकर मूर्ति स्तंभ बनाने के बहुत से सबूत मिले हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी साइंस इस तकनीकी के साथ काम नहीं कर सकती। 2016 में बफेलो यूनिवर्सिटी ने पत्थर को पिघलाकर यह सिद्ध कर दिया था कि ऐसा हो सकता है। पर साइंस अभी भी इतनी एडवांस नहीं है कि रामापा जैसे मंदिर और पत्थर की मूर्तियों को पत्थर पिघलाकर बना पाए। पर लावा की पिघली हुई चट्टानों के रूप में हम देख सकते हैं, वो ठंडा होकर कई तरह के आकार में जम जाते हैं। हमारे मंदिरों में विशाल चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे पिघलाकर मूर्तियां बनाई गई थीं। बफेलो यूनिवर्सिटी ने भी बसाल्ट को रॉक के लिए पिघलाकर इस्तेमाल किया था। मंदिर में ऐसी चीज मिली है जो पत्थर को मोड़कर बनाई गई थी, पर पत्थर को मोड़ा नहीं जा सकता। इससे साबित होता है कि इन्हें पिघलाकर ही बनाया गया था। और कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जो अंदर से खाली थीं, जिन्हें बिना पिघलाए बनाया नहीं जा सकता था। पिरामिड पर पत्थरों को कैसे चढ़ाया गया था, इसे लेकर पूरा यूरोप और अमेरिका आज तक बहस कर रहा है। इसमें सिर्फ 2.5 टन के पत्थर थे, जिन्हें खींचकर आसानी से ऊपर चढ़ाया जा सकता था। पर तमिलनाडु में भगवान शिव के एक मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है और इसे 1,30,000 टन के पत्थरों से बनाया गया था, जबकि 60 किलोमीटर ऐसे पत्थर कहीं दूर तक दिखाई नहीं देते। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इस मंदिर के ऊपरी भाग पर रखा 81 टन का पत्थर है, जो एक ही पत्थर था जिसे 216 फीट ऊंचाई पर रखा गया था। पर कैसे, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया और अंग्रेज केवल 2.5 टन के पत्थर को लेकर कंफ्यूज है। कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। इस मंदिर को 4 लाख चट्टानों को काटकर बनाया गया था। अगर आज यह काम किया जाए तो 7,000 मजदूर को 150 साल करना पड़ेगा, पर यह मंदिर सिर्फ 18 साल में बनाया गया था। पिरामिड को 20-30 हजार लोग सिर्फ 20 सालों में बना सकते हैं। कैलाश मंदिर को बनाने में आज भी 150 साल लगेंगे। पिरामिड में सिर्फ आम पत्थर थे, उन पर कोई डिजाइन नहीं बनाया गया था। हमारे सभी मंदिरों में कमाल का साइंस यूज किया गया है। सभी प्राचीन मंदिरों में कई रहस्य छिपे हैं। आज से भी ज़्यादा मेडिकल साइंस का होना, मैथ में बहुत एडवांस होना, योगा ध्यान जैसे बातों का होना, धातु विज्ञान का आज से भी ज़्यादा एडवांस होना, यह सब साबित करता है कि प्राचीन भारत वाकई में बहुत ही एडवांस था। रामायण और महाभारत में सिर्फ कैरेक्टर ही सच नहीं, बल्कि सभी जगहों का नाम भी सत्य है। उस समय श्रीलंका से लेकर हिमालय तक की बिल्कुल सही जानकारी थी। जिन लोगों के पास इतनी एडवांस साइंस थी, उनके हथियार कितने एडवांस होंगे। और इतने एडवांस लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? क्यों हड़प्पा और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं का विनाश हो गया? क्या यह साबित नहीं कर सकता कि महाभारत युद्ध में बहुत खतरनाक हथियारों का प्रयोग हो सकता है? जब हमारे देखते देखते 2 बार विश्व युद्ध हो सकता है, तो ऐसा हजारों साल पहले क्यों नहीं हो सकता? हम सभी भारतीयों को अपने प्राचीन इतिहास और पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़ाया और द्रविड़ और आर्य के नाम पर बांटा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा धार्मिक आजादी रही है। गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को गुलाम बनाया। मुसलमानों ने सिया सुन्नी के नाम पर लाखों लोगों को मारा। फिर भी ये धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पर इस प्रकार प्राचीन भारत सबसे आगे था। इतिहास फिर भी यही दोहराने वाला है और पश्चिम के लोग यह मान भी रहे हैं कि भारत बहुत आगे जाएगा। जब भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तब भी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता था और पूरी दुनिया हमारे देश को फॉलो करती थी। आज यही टेक्नोलॉजी पश्चिम में चली गई है और आज हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पर भविष्य आज भी भारत का है, क्योंकि आने वाले समय में भारत दोबारा विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हमें बेकार की बातों को छोड़कर साइंस और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा यह सपना पूरा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।